देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच एक बार फिर 36 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। दो माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। वहीं हसदेव आरण्य क्षेत्र के दो माइनिंग प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले भूपेश बघेल के बरसने के बाद टीएस सिंहदेव सरगुजा में चल रहे प्रदर्शन में सोमवार को शामिल हो गए। उन्होंने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करता है तो गोली खाने के लिए मैं पहला व्यक्ति रहूंगा। सिंहदेव ने कहा, अपने निर्वाचन क्षेत्र सरगुजा के उदयपुर विकास खंड स्थित घाटबर्रा, हरिहरपुर, सही और बरसानी गांव का दौरा किया है। उन्होंने खनन के लिए दो माइनिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी है। वहीं सिंहदेव ने ग्रामीणों का भरोसा दिलाया कि कहा कि इस जंग में उनका साथ है, वहीं उनके साथ खड़े हैं और इसके लिए लड़ने वाले भी आगे रहेंगे। शनिवार को बघेल ने कहा कि जो लोग माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले अपने घर की बिजली बंद कर लेनी चाहिए। वहीं सिंहदेव ने कहा, हरिहरपुर गांव में हाल ही में गुजरात के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया है कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है गुजरात का असर दिख रहा है। यदि हम गुजरात से इसलिए लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में जैसे ही एमपी के बस हादसे की खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो सीएम सीधे उत्तराखंड पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, हादसे का जायजा लिया और फिर कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां पर राहत बचाव कार्य की भी उन्होंने निगरानी रखी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज वहां घायलों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि घबराओ मत, मामा आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीएम शिवराज यही नहीं रुके, वो एमपी के उन तीर्थयात्रियों से भी मिले जो हादसे के दौरान दूसरी बस में चारधाम यात्रा के लिए निकले थे। उनसे भी सीएम शिवराज ने बातचीत की और भरोसा दिया कि जल्द ही शवों को पूरे सम्मान के साथ एमपी भेज दिया जाएगा। राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे, मेरी टीम भी जाके वहां बैठी और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे, 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। वहां चर्चा करके फिर मैं मैक्स अस्पताल है जहाँ घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे, एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। और जो राजकुमार बाई थी वो बदहवास थी, घायल तो बहुत थी ही। लाशों के बारे में कहते हुए कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ पड़ा है, मेरे बेटे को ढूंढवा दो। तब तक मुझे समाचार मिल चुका था कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनको दिलासा दिलाने के लिए झूठ बोला कि आप अपनी चिंता करो, वो ठीक है। बड़े पीड़ादायी क्षण जिंदगी के वो थे। हमने फिर तत्काल रात में ही कैसे पोस्टमार्टम हो पाए, क्योंकि दिन में पोस्टमार्टम होता तो देर बहुत लगती, इसलिए हमने आग्रह किया कि पोस्टमार्टम घटनास्थल पर ही सड़क के पास रात में ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में डिकम्पोजिंग का खतरा था। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की सरकार को, रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई बस दुर्घटना में पन्ना जिले के दिवंगत 25 तीर्थयात्रियों की पार्थिव देह लेकर वायुसेना का विमान खजुराहो पहुंचा, जहां से शवों को अलग अलग एम्बुलेंस में
गृहग्राम भेजा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बस दुर्घटना में 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 4 लोगों का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतकों में एक बस का क्लीनर और बाकी 25 शव मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्री हैं। वहीं मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मृतक के परिजन से मुलाकात कर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और इस घटना पर भी दुख प्रकट किया है। घटना कुछ हो नहीं सकती है, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना है और ना मैंने देखा है, और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को और उनके जिस हिसाब से उन्होंने दूसरों के दुख को अपना दुख मान के और जो काम किया है, शायद जैसा कि अपने परिवार के लोगों के लिए करना चाहिए वैसा उन्होंने अपने लोगों के लिए किया है। तो मैं मानता हूं कि वो एक सही में पारिवारिक व्यक्ति हैं और सभी लोग उनके एहसान बंद हैं कि, और उनके परिवार के लोग भी उनको आभार प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह से जो संवेदनशीलता सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, निश्चित रूप से उसके लिए हम बहुत ऋणी हैं। कभी हम उनका इस तरह का कर्ज चुका भी नहीं सकते। सर, आप खुद वहाँ पे मौके पे गए थे, माननीय सीएम साहब भी वहाँ पे थे, क्या कुछ वहाँ कठिनाइयाँ थी, कितनी टिपिकल कंडीशन थी वहाँ पे? 200-250 मीटर के नीचे यदि कोई बस जाती है और वहाँ से बॉडी निकालना, बॉडी जाना बहुत कठिन बात है। लेकिन रात भर माननीय मुख्यमंत्री जी सोए नहीं और उन्होंने रात भर कंट्रोल रूम में बैठ के और सब लोग अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से, सब लोगों से जिन जिन से बन सकता था सब प्रयास किए। उस कारण से सुबह तक सब हमें वहाँ की जो बॉडी हैं सब हम रिकवर कर पाए और उनको देहरादून के मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा पाए। और उसके बाद उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह जी से भी बात की प्लेन के लिए, प्लेन भी उन्होंने उपलब्ध कराया और हर संभव जो प्रयास थे। और उस कारण से आप देख रहे हैं कि इतने उत्तरांचल में यमुनोत्री की यात्रा में जो जहाँ पे गाड़ी गिरी थी वहाँ से 24 घंटे में बॉडी वो आके और सुरक्षित मतलब उनके घरों पर पहुँच रही हैं जिस हिसाब से उन्हें पहुँचाई हैं। इसके ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर एक बार फिर पंजाब का माहौल बिगड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अमृतसर में कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने स्वर्ण मंदिर के बाहर खालिस्तान के समर्थकों के ने नारे लगाए हैं, जिसके बाद राज्य में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई है। दरअसल आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी है। इस मौके पर कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने बंद का आह्वान किया है। इस आयोजन के तहत लोगों का बड़ा समूह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर पहुंचा, जहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़ी भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों के बावजूद सैकड़ों लोग मंदिर के एंट्री गेट पर जमा हो गए। इस दौरान कई लोग हाथों में तलवार लिए लहराते हुए नजर आए हैं। किसी भी अप्रिय घटना की संभावना के मद्देनजर स्वर्ण मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मंदिर में सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद कट्टरपंथी संगठनों ने मंदिर के गेट पर जमावड़ा लगा लिया। स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट पर मौजूद लोग हाथों में तलवार थामे नजर आए हैं। कुछ लोग हाथों में खालिस्तान अलगाववादी जनरल भिंडवाले के पोस्टर और बैनर भी उनके साथ नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भगवंत मान सरकार ने इसलिए गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थक नारे लगे पुलिस के साथ। अब देखो, पंजाब का जहां तक सवाल है ना, मुझे लगता है भगवंत मान जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनने गृह मंत्रालय इसीलिए अपने पास रखा है और पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थन के नारे लग रहे हैं। वहां पर पंजाब में अराजकता की स्थिति होती जा रही है। राष्ट्र विरोधी तत्व खुलेआम सक्रिय हो रहे हैं। मूसेवाला की हत्या, पुलिस अधिकारी की हत्या, इंटेलिजेंस पर हमला। अब जो सुपर सीएम है ना पंजाब के, उनका विचार लोगों को समझना चाहिए देश के, कि वो उन्होंने उस समय जब सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी तब सेना पर सवाल क्यों खड़े किए थे। समझना चाहिए देश को कि जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने देश विरोधी नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले, तो सबसे पहले मिलने केजरीवाल क्यों गए थे। ये एक विचार पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, या देश को धीरे धीरे समझ में आ रहा है अब
कि पंजाब में बड़ी गलती हो गई। ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गंभीर विषय है। अब आप कांग्रेस नेता कह रहे हो, हम अपराधी कह रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, और फोटो भले भी किसी के साथ चलते हो, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे। गुनहगार गुनहगार होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश तोड़ती है, हम देश जोड़ेंगे। पार्टी जोड़ लें, और देश छोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो? ये इनकी मानसिकता है, दूसरों पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ जाहिर करना। एक बार भी कश्मीर की आतंक पर नहीं बोले हैं वो। सरकार पर सवाल उठाएंगे, हम पे उठाएंगे, आतंकवाद पे कभी सवाल नहीं उठाते दिग्विजय सिंह। कांग्रेस में कल जो बैठक हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर, उसमें काफी मारपीट हुई है, रात भर चले हैं, पार्षदों का चयन है सर, मारपीट हुई। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मध्य प्रदेश में 17 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर 34 लोग हैं। जो मध्य प्रदेश में अभी तक एक्टिव केस वर्तमान प्रचलन में है वो 236 हैं। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.32% रह गई है 32, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। वैक्सीनेशन जो सैंपल कलेक्शन कल हुआ है 24 घंटे में, वो 5292 का सैंपल कलेक्शन हुआ है। वैक्सीनेशन जो कल हुआ है वो 43,446 लोगों का पिछले 24 घंटे में हुआ है। अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,93,75,377 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के विक्रम विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला परिसर में स्थित स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में सोमवार दोपहर छात्रों के बीच मारपीट के बाद मामला गर्मा गया है। इंजीनियरिंग के छात्रों ने साथियों के साथ अभावीप विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राज मेहता पर हमला कर दिया। इसमें इंजीनियरिंग के छात्र शान लोधी ने मेहता के साथ मारपीट कर पथराव कर दिया और बुलेट भी तोड़कर नुकसान पहुंचा दिया। घटना की सूचना पर माधवनगर पुलिस और डायल 100 कुलपति और कुलसचिव मौके पर पहुंच गए। वही थाना माधवनगर पुलिस ने मामले में मेहता की शिकायत पर छात्र शान लोधी और उनके 11 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, जिसमें 8 नामजद और 3 अज्ञात लोग मौजूद हैं। वहीं माधवनगर थाने के एसआई दौलत सिंह रावत ने बताया कि मेहता ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि मैं महेश सिंह गहलोत के साथ SETI गया था, जहां पर छात्र शान ने मुझे कहा कि यहां से चला जा, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। जिस पर राज ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं और मैं तो यहां पर रोज आऊंगा। इसको लेकर पहले बहस शुरू हुई और फिर शान ने डिपार्टमेंट का शटर बंद कर दिया और दोस्तों को बुला लिया है, जिसके बाद उन्होंने राज पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज और महेश पर पत्थर भी फेंके। हमला CCTV कैमरे में कैद हो गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर।
मध्य प्रदेश के रिटायर्ड दंपति आज मध्य प्रदेश के बच्चों को यूपीएससी में टॉपर कराने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच दंपति ने कोचिंग संस्थान की शुरुआत की। उन्होंने 1987 बैच के एम मोहन राव और 1987 बैच की आईपीएस अरुणा मोहन राव ने भोपाल में इसकी शुरुआत कर दी है। रिटायर्ड एम मोहन राव ने की माने तो मध्य प्रदेश में नॉलेज की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नॉलेज की कमी नहीं है, उस नॉलेज को सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यूपीएससी में सिलेक्शन की नहीं हो पा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली का जो स्टैंडर्ड है, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो बहुत सारे हैं। राजेंद्र नगर में पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देश का वहाँ पढ़ता है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग नहीं जा पाता है क्योंकि वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, रेंटल्स बहुत ज़्यादा है, एंड इवन कोचिंग भी एक्सपेंसिव है तुलना में। तो मध्य प्रदेश में हम लोग जो दिल्ली का फैकल्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही फैकल्टी को हम भोपाल ले आकर हमारा एकेडमी स्थापित किया जाकर वही वो सभी सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो मध्य भारत से और मध्य प्रदेश से हमारा राज्य है जहां मैं 32 साल काम कर चुका हूं, मेरा कर्मभूमि है, और मेरी वाइफ 35 साल काम किया है। तो हम लोग इस समाज को कुछ वापस क्यों नहीं दिया जाए। पोस्ट जो यूपीएससी पास होने के बाद ये पोस्ट मिलते हैं उसका क्या महत्व है, नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो मोटिवेट करेंगे, मेंटोरिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और अभी रिसेंटली जो सिलेक्ट हुए जो कैंडिडेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम बुलाएंगे कि वो बताएंगे कि कैसे कैसे यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है, किस तरह के चैलेंजेस है और उसको कैसे फेस करना है ताकि वो एग्ज़ाम में वो सफल। कितने बच्चे ने एडमिशन लिया है अभी? क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम कल ही था और 19 को एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है और हमारा नया इंस्टीट्यूट है, तो फुटफॉल तो आ रहा है और हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि हमारा नया इंस्टीट्यूट है और हमारी ये खासियत भी है। तो धीरे धीरे हम आशा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए चारागाह बना हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। वही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों की कोई चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपना पद बचाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में खुशी करने के लिए जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए चरागाह बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता उनको नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपना पद बचाने के लिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको खुश करने में लगे हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का जो हित है वो तिरोहित हो रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, हलाकान है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो है वो खाली हवा में विचरण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जो है इस गर्मी के समय पर उनको पीने के लिए ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को अपने पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और दूसरे प्रदेश के विधायकों को यहाँ पर बुलाकर और उनकी सेवा शुश्रूषा में पूरी सरकार लगी हुई है। और जिस पार्टी को अपने ही जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं हो, उस पार्टी के ऊपर में जनता कैसे विश्वास। 6 जून को मंदसौर गोलीकांड में 5वीं बरसी थी, जहां 6 जून 2017 को आंदोलनकारी किसान पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 6 जून को 6 किसान की मौत हो गई थी। तब कांग्रेस में रहे मौजूदा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर किसानों की हत्या का आरोप लगाया था। उनके बयान का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो लगभग
4 साल पुराना बताया जा रहा है। प्रदेश में नगरीय चुनाव है, उसको देखते हुए कांग्रेस के नेता इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। इसी बीच पीसी शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि 6 जून 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर हुए मंदसौर गोलीकांड में शहीद हुए किसानों को विनम्र श्रद्धांजलि। और दुख की बात है कि किसानों की हत्या का जिम्मेदार आज भी कुर्सी पर उनकी बदौलत बैठे हैं, जो कल शिवराज चौहान के हत्यारे बताते थे। शिवराज सिंह जी, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर खून किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश के इन किसानों का खून। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सवारिया में बचाबच भारी एक लग्जरी कार बस में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार समेत बस में सवार 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसमें एम्बुलेंस समेत अन्य वाहनों ने घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। सीधी से नागपुर जा रही थी ये बस, गुड़बदवार के पास ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और सामने से एक कार आ गई थी, तो उसमें बस इम्बैलेंस होके पलट गई थी। इसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। अभी वहाँ से सभी लोगों को जिला अस्पताल और संजय गांधी में लाया गया है। 4-5 लोग ज़्यादा गंभीर हैं और 20-25 के आसपास लोग हैं जो कि घायल हैं। सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली थी, आसपास के जितने भी एम्बुलेंसेस थे और जितने भी ऑफिसर थे, उन सभी को मौके पर रवाना किया गया था और बस पलटने के 5-7 मिनट के भीतर ही वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। सभी लोगों को यहाँ से ला दिया गया है और जो लोग कम घायल हैं उनकी प्राथमिक उपचार करके उनको अभी छोड़ा जाएगा। जो ज़्यादा घायल हैं उनके लिए करीब व्यवस्थाएँ बना के रखी हुई हैं। ICU और OT सभी ऑपरेटिव हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक हो जाएंगे। 1-2 लोगों की डेथ नहीं हुई। अभी डेथ की सूचना नहीं है, लेकिन सीरियस हैं, 2-3 लोग सीरियस हैं और उन सभी का इलाज किया है। इसमें जो हमने देखा, एक तो ब्रॉड डेड लाए थे, जो आते से ही डेथ थी। वो मिडिल एज में करीब 50-60 का व्यक्ति है, जिसको काफ़ी चोटें चेहरे पे दिख रही है। और कुछ हमारे 4 से 5 जो स्ट्रेचर पे हैं, उनमें भी अभी कुछ हालत ठीक नहीं है, जिसमें हमारे सर्जरी की टीम लगी हुई है कि और करीबन ये तो 30 से 32 लोग अभी आ चुके हैं और अभी शायद और कितने आते हैं इसकी। तो बाकी के तो माइनर इंजरी है और अब इवेल्यूशन चल रहा है, सब धीरे धीरे देख रहे हैं। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं। अभी 4-5 लोग हैं जो कि स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में है, जिसका अभी हम लोग उपचार कर ही रहे हैं। और बाकी कुछ माइनर इंजरी है, हो सकता है कि कुछ उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करें और उनको आज ही या कल सुबह तक घर भेज दें। सीधी से कैसे, क्या घटना हुई, कहाँ पे हुई? मोड़ के यहाँ वो पलट गई तेजी से, अचानक से। हाँ। कितने लोग सवार रहे होंगे आप लोग? पूरी बस फुल थी। क्या नाम है आपका? विवेक पटेल। सीधी में कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर का। कौन कौन थे आप लोग? बच्चा कितने साल का है आपको? किसी तरह कोई चोट बच्चे को? उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर काली कमाई करने वाले पटवारी को किसान से 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। घटिया तहसील की जमीन सीमांकन के लिए पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। इससे आवेदन ने लोकायुक्त को इस बात की सूचना दी। लोकायुक्त उज्जैन टीम ने घटिया तहसीलदार से पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी को 8,000 रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। एमपी के उज्जैन में वर्दी पर तब दाग लग गया जब मंडी थाने का एसआई गोवंश और शराब तस्कर करता हुआ पाया गया। पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। इसके के साथ ही 7 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि सोमवार सुबह 6 बजे करीब भैयालाल निवासी छावनी झंडा चौक आगर और दहशत प्रताप बने सिंह राठौर निवासी ग्राम शिवगढ़ जिला पिकअप वाहन में सुबह करीब 4 से 6 बजे के बीच महिदपुर रोड होते हुए नागदा के शासकीय कॉलेज के सामने कच्चे रास्ते से
रत्नाखेड़ी रोड होते हुए नागदा से निकलेंगे। वाहन को निकलवाने में इनकी सहायता मंडी थाने के एएसआई राम सिंह भूरिया करेंगे। इससे पहले ही भूरिया गोवंश से भरे वाहनों को नागदा रास्ते सुरक्षित निकलाया था। गया था और दूसरा आदमी जब निकल रहा था उस पिकअप में से तो इन्होंने पकड़ लिया। उसका नाम बताया था, आगर का रहने वाला है और नाम उसका है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो उसको पकड़ लिया था मौके पे, और मौके पे पकड़ने के बाद में जब वो भगा तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये भैया लाला करके है, उसमें भैया लाला ही है, वो ही भगा है जो ड्राइवर था। और गाड़ी किसकी है तो आज़म नाम का गाड़ी है, उसके आदमी की गाड़ी बताई। फिर इन्होंने देखा पीछे मवेशी बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए थे, तो इन्होंने धुआं हल्का सा निकल रहा था, तो इन्होंने टीआई साहब ने अपनी हिकमत अमली फोर्स को सबसे पहले मवेशियों को बाहर निकालने के लिए अपने साथ में इमदाद फोर्स के सबसे पहले मवेशियों को हाथ पैर खोले और रूज हुए। तो वहाँ से वो फिर अंधेरे में भगे मवेशी सब चारों ओर, क्योंकि आग नहीं लग जाए गाड़ी में तो मवेशी को बचाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।